है कि हम लोग की शादी भी नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम हो चुका है कि मेरी ही नहीं, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी शादी भी नहीं हो रही है। मैं ही नहीं, आपने पूनम पंडित का नाम सुना होगा, हमारी बहन है जो इस प्रोटेस्ट में वो भाग ली है, वो किसानों की आवाज़ को उठा रही है। उन्होंने भी कही थी सभी भाई को नमस्कार। और ये आप सभी देख सकते हैं भाई, बैरिकेड लगाए गए आज 26 जनवरी के पहले और 26 जनवरी के बाद कितनी सख्ताई प्रशासन ने बरती है। और राकेश टिकैत के खिलाफ जो है वारंट निकाला था गिरफ्तारी का, उसके बाद जो है आंदोलनकारी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कृपया इन किलों को दिखाइए। मैं अपने कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ जितने दर्शक हैं कि ये किस लिए लगाए हैं, ये आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ अच्छे हैं। मेरा नाम एमडी नासिर है जी। देखिए, मेरा नाम एमडी नासिर है और मैं बिहार से किसान आंदोलन के समर्थन में आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इसी कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन आखिर मैं कब तक सहूँगा। हमारे पिताजी ने इसलिए पढ़ाया है ताकि उनके ऊपर जो अत्याचार होंगे उसके लिए मैं बोलूँगा। तो मैं नौजवान हूँ और मैं ही नहीं बल्कि हर एक इस देश के नौजवान को बोलना कर्तव्य है उनके ऊपर। देखिए, जिस तरह से ये तार यहाँ पे लगाए गए हैं, जिस तरह से ये बैरिकेडिंग की गई है, ये जो लोहे की ये रड है, ये दुश्मनों से बचने के लिए ये जो लोहे के छड़ लगाए गए हैं, इस तरह के छड़ और इस तरह की व्यवस्था ये दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता है। मैं इसमें बात बोलना चाहूँगा, अगर इस तरह के इंतजाम अगर भारत के मोदी जी अगर इस तरह के इंतजाम अगर चाइना के बॉर्डर पे लगाए होते, अगर इस तरह के इंतजाम उन्होंने अगर पुलवामा में किया होता तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। हमारे देश के जवान जो गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हो जाते हैं और पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जवानों की रक्षा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी इस तरह का वो बैरिकेडिंग और इस तरह का इंतजाम नहीं करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। और केवल मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मोदी जी है ना, ये केवल लोगों को जुमलाबाजी में मतलब फंसा के रखना चाहती है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं देश को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं देश को। मैं खामोश कैसे रह जाऊं। हाँ, मैंने कसम खाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मोदी जी ने कहा था। ये उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी कि जब वह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन आज वह देश के प्रधानमंत्री है, आज वह देश के राजा है। लेकिन आज वह राजा है, लेकिन उनको प्रजा की थोड़ी भी चिंता नहीं है। देश झुका ही नहीं, देश तो और झुका नहीं है। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में देश झुक भी गया और देश बिक भी रहा है। कल का बजट आपने देखा होगा कि किस तरह से रोड को बेचने की बात कही जा रही है, उसमें पूरा खुलासा हो रहा है। एयरपोर्ट बेचने की बात की जा रही है, यहाँ देश का जो एसिड था उसको बेचने की बात की जा रही है। तो ये देश बिक नहीं रहा तो क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या बेचना किसको कहते हैं, आप बता दीजिए मुझे। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इस देश की संपत्ति को अपने जो अंबानी और अडानी जो उनके मित्र हैं उनके हाथों में सरकार बेचना चाहती है। और झुकने की बात मैंने कही, झुकने की बात इसलिए मैंने कही कि चाइना वाले हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में आकर गांव बसा लेता है, लेकिन मोदी जी उसके लिए दो शब्द तक नहीं बोलते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, आप कह रहे हो मोदी जी अंबानी अडानी को देश को बेचना चाहते हैं, लेकिन मोदी को इसको क्या प्रॉफिट मिलेगा उसके बदले? वो तो वही जानता होगा। देखिए, ये मोदी जी जानता होगा कि मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। भाई, अंबानी और अडानी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। अंबानी और अडानी दोनों क्या है? व्यापारी है। अच्छा, मोदी जी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने, तो मैं आपको एक नॉलेजफुल बात बता देता हूं कि जब वह भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी साठ घाट अंबानी और अडानी जो बड़े बड़े, विजय माल्या, नीरव मोदी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ थी। जब वो इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला था? आपको पता होगा शायद, अडानी बनने वाला था। नहीं, ये लाल कृष्ण आडवाणी बनने वाला था। लेकिन उनको क्यों नहीं बनाया गया? उसलिए नहीं बनाया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी के पास में इतना पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, और मोदी जी के पास पैसा था। तो मोदी जी तो गरीब है, उनको पैसा कहाँ से आ गया? अभी सवाल करेंगे। गरीब है तो हैं वो भी, अरे भाई वो तो बोलते हैं से हम तो गरीब है साहब, कभी भी झोला लेके निकल पड़ेंगे। साहब, उन पे विश्वास मत कीजिए। जिस तरह से विजय माल्या, नीरव मोदी यहाँ से करोड़ों रुपया लेकर भाग गया, उसी तरह से मोदी जी कभी भी यहाँ से झोला लेकर निकल पड़ेंगे। उसको आप गरीब मत बोलिए, वो बहुत शातिर हो चुका है बंदा, उस बात को समझ जाइए। और जैसे मैं एक बात बता रहा था कि वो उस वक्त ना अंबानी, विजय क्या नाम था उसका, ना लाल कृष्ण आडवाणी के पास इतनी पैसा नहीं थी कि वो चुनाव में खर्चा करे। लेकिन उस वक्त मोदी जी के पास पैसा था। कहाँ से पैसा था? तो उनकी मित्रता थी अंबानी से, अडानी से, विजय माल्या से, नीरव मोदी से। ऐसे जो व्यापारी थे उनकी मित्रता थी, तो वहाँ से उन्होंने पैसा लिया और उसी पैसे से उन्होंने चुनाव लड़ा, तब जाकर उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और आज भी 2019 में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो उस चुनाव
चुनाव में रैली करने के लिए आखिर पैसा कहाँ से आता है मोदी जी को, बीजेपी को कहाँ से आता है? तो एक तरफ तो वो देश के टैक्स से पैसा से वो खर्च करते हैं और दूसरी तरफ वही अंबानी और अडानी जो उनके मित्र हैं, जो उनको पैसा देते हैं, वो पैसा वो अपने चुनाव में खर्चा करते हैं। तो ये जो नियम लाया गया है, जो कृषि कानून कहा जा रहा है, ये कृषि कानून ये अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। अगर ये कानून मोदी जी वापस ले लेते हैं तो लाल कृष्ण भले अंबानी और अडानी पैसा वापस मांगेंगे। मोदी जी कई कानून पहले भी ला चुके हैं, एनआरसी, सीए और जो 3 तलाक के ऊपर मुद्दा था, लेकिन अभी जो ये कृषि कानून लाया तो इसके खिलाफ पूरा ही मतलब ज़्यादा भड़क चुके हैं लोग, क्योंकि उन बिलों को भी तो देखिए उनमें भी फायदेमंद था, लेकिन क्या आपके फायदे में ये भी हो सकता है? भी तो हो सकता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है और इनके जो पार्टी बीजेपी है, जब से यह सत्ता में आई है, इनके आप नीति को और नियम को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो भी कानून लाते हैं वो अपने वोटर के लिए लाते हैं। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे आप देख लीजिए कि कश्मीर की घाटी की बात हो या राम मंदिर का मुद्दा हो। क्या आपको राम मंदिर से फ़ायदा हुआ? आप राम मंदिर बन रहा है ना, चलिए मैं फायदे वाली क्या बात है इसमें, तो अपनी देश की संस्कृति को ठीक है, अच्छी बात है। मैं देखिए मंदिर का मैं सम्मान करता हूँ, हर धर्म का अपना अपना एक होता है, इबादत करने की जगह होता है, तो मंदिर मस्जिद की बात वो अलग है। लेकिन वो मंदिर मस्जिद में क्यों उलझा के रखना चाहते हैं? अगर वो क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बात करते हैं, वो क्यों नहीं रोजगार पे बात करते हैं? मैं युवा हूँ, मैं आज ग्रेजुएशन पास हूँ, लेकिन मुझे रोजगार तक नहीं मिला हुआ है और मैं बेरोजगारी का आलम यह है कि हमारे समाज में हम लोग केवल एक मजाक के पात्र बने हुए हैं। बेरोजगार क्यों आप? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके पीछे एक अलग हैंड है। वो केवल प्रधानमंत्री के रूप में मुखड़ा है, लेकिन इस देश को कोई और चला रहा है। आई थिंक आप लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, इस बात को बारीकी से समझ रहे होंगे। उनके पीछे कोई और है। आपने सुना होगा आरएसएस का नाम, जी बिल्कुल आपने सुना होगा। तो वो संगठन कहीं ना कहीं बीजेपी पे अपना एक कब्जा जमा रखी है। बीजेपी केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है और अमित शाह उसको नहीं चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक संगठन है जो उसको चला रही है। तो इस साजिश को समझिए। वो आरएसएस संगठन वही संगठन है जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे उसी संगठन से था, तो पहला आतंकवादी वही था। तो आरएसएस का एक नीति है कि कहीं ना कहीं इस देश के आबादी को 95% आबादी को गरीब बना कर रखे। गरीब इसलिए बना के रखे ताकि वो लोग मेरा बैग उठाने का काम करेगा, मेरा झाड़ू दरवाजे पे लगाने का काम करेगा, इसीलिए वो लोग को गरीब बना के रखना चाहते हैं। मतलब फूट डालने का काम। हाँ, देखिए मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। अगर वो किसान का घर बसने देते तो आज हमारे किसान अन्नदाता जो रोड पे आके अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, तो इनको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? इनका घर बसा देते, लेकिन घर बसाना नहीं चाहते हैं। देखिए और बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? ये ध्यान से सुनिए। मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहा दम था। देश की जीडीपी वहां घटी जहां अच्छा नेता ही कम था। आज हमारी जो देश की दशा हुई है, ये गलत नेताओं की वजह से हुई है। आज जो लोग नेता